हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जीएल चौरसिया। आज जो हम लोग नागरिक शास्त्र का कक्षा 10 का जो है सेकंड चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, जो संघवाद के नाम से है। तो संघवाद होता क्या है, और उसके बाद जो हम लोग पीछे पढ़े थे जो सत्ता की साझेदारी में लोकतांत्रिक क्या है और कैसे कैसे सत्ता की साझेदारी होती है। मतलब सत्ता में, शासन में कौन कौन सहयोग करता है, कौन कौन मिल के जो है चीज़ों को चलाते हैं, इनका किनका इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन से शामिल हैं, सब चीज़ों को हम लोग पढ़े। तो अब इस चैप्टर में हम लोग संघवाद पढ़ेंगे। क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम जो है ये NCERT को कवर किया गया है, जो कि NCERT आप चाहे CBSE बोर्ड के हों, चाहे UP बोर्ड के हों, हिंदी माध्यम के, दोनों के लिए जो का कवर हो जाएगा। तो आप लोग कंसंट्रेट होकर उसको पढ़िए जो है, और मैं प्रयास यही रहेगा कि हम लोग जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको सब कवर करा देंगे। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं संघवाद। तो संघ क्या होता है? संघ मतलब क्या? यूनियन से है। मतलब जब कोई चीज़ यूनाइट हो जाए, मतलब कई सारी चीज़ें मिलके जब जुड़ के, वाद मतलब होता है रिश्ता या संबंध, हम बोल सकते हैं। तो मतलब संघवाद, हम लोग संगठित होकर कोई एक रिश्ता कायम करें, कोई एक दोस्ती कायम करें, तो हमारा संघवाद जैसे बन गया। तो यहाँ पे हम संघवाद का मतलब जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे केंद्र वाली से हम लोग संघ या केंद्र से, जैसे कि भारत जो है क्या है, भारत कई सारे राज्यों का एक समूह है, मतलब यूनियन है। तो भारत को अधिकार नहीं है कि जितने राज्य हैं जिसमें शामिल हैं उनको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आप अलग हो जाएं। वो भारत से अलग होने को अधिकार नहीं है। मतलब कि सारी पावर कहाँ पे? संघ में है, मतलब केंद्र सरकार में है। संघ के वैसे को यहाँ पे संघवाद कहा जाता है। संघ मतलब केंद्र से, वाद माने रिश्ता, मतलब ऐसा जो सारी पावर है, मेजर जो डिसीजन लेने की पावर है, देश का विस्तार क्या करना है, किसको जोड़ना है, किसको हटाना है, ये सब सारी पावर जो है केंद्र सरकार मतलब संघ में है। तो इसी को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आगे, समझ धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। तो अभी तो फर्स्ट पेज में इसमें क्या परिचय दिया हुआ है, तो आप लोग अगर बुक्स से भी देखेंगे तो साथ में अगर पढ़ने बैठे तो बुक को भी देखते हुए साथ में करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या गौर किया? शासन के विभिन्न स्तरों के बीच, ठीक। अब शासन के अलग अलग स्तर हैं, उनके बीच क्या हुई थी? साझेदारी की बात हुई थी। अब हम लोगों ने क्या कहा था? उसके बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा किया था। ऊर्ध्वाधर मतलब कि हम एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाएंगे तो ऊपर वाला स्तर जो है नीचे वाले स्तर को क्या कर रहा है? कंट्रोल में से। केंद्र सरकार क्या का कंट्रोल किस पे? राज्य सरकार का। और राज्य सरकार का जो कंट्रोल किस पे है? जो आपके जो जिला डिस्ट्रिक्ट या जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, उस पे मतलब है। तो सब एक स्टेप पे क्या है? एक दूसरे के क्या उसको फॉलो कर रहे हैं। इसके जो है के जो का रूल्स हैं जो बनाए गए हैं उसको फॉलो करवाने का, उसको पूरा करवाने का काम एक स्तर से दूसरे स्तर पर किया जा रहा है। तो इसी को हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में पढ़ने वाले हैं कि हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे, ठीक। जैसे हम लोग आधुनिक लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना, मतलब अब अलग अलग इलाके हैं। अब आपके उत्तर नॉर्थ वाले स्टेट हैं, उत्तर वाले राज्य हैं, दक्षिण वाले राज्य हैं, पूर्व में वह है नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। अब सबकी बोली भाषा अलग अलग हो सकती है, उनके वहाँ का रहन सहन अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी हम लोग कैसे एक साथ चल रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। रहना और चलना कैसे संभव हो पा रहा है, ये सब हम जो इस हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की हम लोग प्रयास करने वाले हैं। तो ये इसी को संघवाद और संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर, जो संविधान लिखा गया, देश आज़ाद होने के बाद जो है संविधान लिखा गया, संविधान में क्या क्या प्रावधान या नियम कानून बनाए गए हैं कि किसके लिए क्या व्यवस्था होगी। जो अगर ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, या अनुसूचित जनजाति हैं, या OBC हैं, जो बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या जो और भी, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। और इस अध्याय में उसी बात हम लोग क्या बहुत सारी संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियाँ और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। मतलब बहुत सारी नीतियाँ ऐसी होंगी
जो क्या करे, संघवाद मतलब संघ के साथ जुड़ाव, ठीक, किसका, राज्यों का, उसको कैसे और मजबूत कर किया जा सकता है, इस पर हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। तो अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन, स्थानीय शासन में क्या कि जैसे हमारा अगर नगर पालिका है, ठीक, और गांव में अगर ग्राम पंचायत है, इस स्तर पे जो है अगर कोई गवर्नेंस की बात होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल गवर्नेंस, क्योंकि हम अपने आसपास में डायरेक्ट जो है जो गवर्नेंस हो रहा है, जो शासन किया जा रहा है। तो अगर हम आप शहर में रह रहे हैं, शहर में आपको नगर पालिका हो सकती है, गांव में है तो आपकी ग्राम पंचायत है। अब हम लोग पढ़ते हैं संघवाद क्या है। अब इसमें हम लोग पिछले अध्याय में एक बार फिर पिछले अध्याय में क्या दिए गए, बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर हम लोग पीछे पड़े थे कि कैसे कैसे वहाँ पे जात के आधार पर या किस जो है उससे आपस में विवाद हुआ। बेल्जियम ने तो संभाल लिया, बहुत सारे उसने सुधार किए, लेकिन श्रीलंका ने सुधार ना किया, नहीं किया, इसलिए वहाँ पे आए दिन जो है वहाँ पे जो है गृह युद्ध शुरू हो गया। इस तरीके की व्यवस्था को हम लोगों ने पढ़ा। तो अब बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए, उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। मतलब क्या हुआ, जो केंद्र सरकार होती है, सारी पावर केंद्र सरकार के अंडर में थी, तो केंद्र सरकार ने क्या किया, बेल्जियम में कुछ जो है पावर जो है जो शक्ति जो है कुछ शासन की शक्ति कहाँ दे दी, स्थान जो है राज्य सरकार को दे दिया, या जो है प्रांतीय मतलब प्रादेशिक सरकार को दे दिया गया। तो केंद्र सरकार ने अपनी शक्ति का विस्तार जो है अपने से शक्ति को कम कर दिया, अपने शक्ति का विस्तार कम करके शक्ति को उनको दिया, प्रांतों को, प्रांत जो अपने हिसाब से चीज़ों को और अच्छे से संतुलित करने के प्रयास उन्होंने किया। अब बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, ठीक, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, तो अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। मतलब जो पहले भी थे वहाँ पे, लेकिन वो जो अधिकार थे केंद्र सरकार ने दे रखे हुए थे, उसके अलावा वो लोग और कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये जो है केंद्रीय सरकार वापस भी इसको ले सकती थी, जब भी इसको चाहती तो वो अपने पावर को वापस ले सकती थी। लेकिन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, मतलब संविधान में कुछ अधिकार दिए गए कि उनको कि अपने से क्या निर्णय ले सकते हैं, या जो भी उनको और सुधार किया गया। प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। मतलब क्या हुआ, अब केंद्र सरकार के ऊपर हर काम के लिए निर्भर नहीं, कि अगर कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेना होता था तो केंद्र सरकार से जाके उनकी सलाह लेके, या वो जो अगर अलाउ करते थे, अगर वो जो है एक्सेप्ट स्वीकार करते थे, तभी ये लोग उस काम को आगे कर पाते थे। तो प्रांतीय सरकारें केंद्र पर निर्भर नहीं। इसी प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह, अब वो शासन क्या, एकात्मक शासन मतलब किसका, एक ही कोई शासन कर रहा हो, ठीक है, प्रांत वाले छोड़ के एक बंदा एकात्मक शासन की जगह, मतलब उन्होंने क्या, संघीय शासन प्रणाली अपना, इसको संघीय शासन प्रणाली हो गई। मतलब क्या हुआ, संघ तो मेन होगा, ये मुख्य तो केंद्र ही रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, अपनी शक्तियों को थोड़ा बहुत विस्तार जो है, थोड़ा बहुत जो है संवैधानिक जो है अधिकार जो किसको, प्रांतों को भी दे देगा, जिससे कि प्रांत भी जो है अपने हिसाब से चीज़ों को विकास में जो है भूमिका अपना पाएंगे। जो स्थानीय विकास हुआ उनका अपना, उसमें भी उनको अधिकार मिलेगा, और वो भी और अच्छे से केंद्र सरकार की बात को मानेंगे, और उनसे जो है अटैचमेंट, इनका जुड़ाव बढ़ेगा। इस प्रकार बेल्जियम ने क्या, एकात्मक शासन की जगह उसने एकात्मक, जैसे कि संघवाद या केंद्र सरकार की शासन था, उसको हटा को थोड़ा सा बांट दिया लोगों में ताकत को, इसलिए अब वे संघीय शासन प्रणाली अपना ली। अब श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि वहीं श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर अभी भी वही सब सारी चीज़ें चल रही जो पहले थी, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं श्रीलंका में। तो सारा अधिकार जो केंद्र सरकार के पास ही रखा हुआ है। ये यहाँ पे मैप दिया हुआ है, मॉन्ट्रियल कंगस्टन हैंडबुक का जो है मैगिल क्वींस यूनिवर्सिटी प्रेस से जो है का ये है मैप है। अब श्रीलंका में क्या हुआ, जो तमिल नेता थे उन्होंने क्या किया, चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, मतलब संघीय शासन व्यवस्था हो जिसमें राज्यों के भी के पास अधिकार हो, वो भी अपने से निर्णय कुछ ले सकें, कुछ अपना काम कर सकें,
जो तमिल नेता थे जो विद्रोह कर रहे थे, उन लोगों ने इस तरीके से मांगे। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ, जब संघीय शासन व्यवस्था हो जाती है तो उसमें जो सर्वोच्च सत्ता है, जैसे कि आपका जो केंद्र सरकार है, तो वो क्या करेगी, अपनी सत्ता को मतलब क्या करेगी, अपने पावर को, शक्ति को, वो विभिन्न और उसकी जो इकाई होंगी और उससे ज़्यादा संगीन मतलब उनसे जुड़ी हुई और भी इकाइयाँ होंगी, उनमें चीज़ पावर शक्ति को बांटी जाएगी। मतलब जैसे प्रांत सरकार की कुछ संस्थाएं हैं, ठीक, तो उसमें जो पावर को शक्ति को बांट दिया जाएगा। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। ठीक, संघीय व्यवस्था में कितने स्तर पर होती हैं? 2 स्तर पर। पहला, इसमें एक सरकार जो पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। मतलब वो सारे विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, वो वाले सारे मुद्दे किसके अंदर में होते हैं? केंद्र सरकार के अंदर में होते हैं। जिम्मेदारी सारी जो जितने बड़े डिसीजन लेने होंगे देश से संबंधित, दूसरे देश के साथ कुछ संबंध बना होना, कुछ रोजगार का, कुछ वैसा भी, मतलब कोई भी अगर संबंध दूसरे राज्य के साथ कोई संगठन में शामिल होना है या कुछ भी करना है, तो ये सब सारे जिम्मे कौन से राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इस सब का जो है कौन डिसीजन लेगा? केंद्र सरकार लेती है। फिर उसके बाद राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है, जो शासन के दैनंदिन कामकाज, मतलब जो रोज़ के कामकाज हैं उसको वो देखेंगी। तो सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने स्तर पर क्या होगी? स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। मतलब केंद्र सरकार अपना काम कर रही है और राज्य सरकार अपना काम कर रही है अपने हिसाब से, जो भी उसको काम करना है, विकास के जो भी काम करने हैं, जो भी जो है टैक्स का कार्य लेना है, जो भी है सारा अपना वो विकास का कार्य लगाएगी। तो इसीलिए दोनों में बहुत ज़्यादा कोई बहुत वो मतलब टकराव की स्थिति नहीं बनती है। वो अपने स्तर पे काम करेंगे, अपने स्तर पे। ठीक, इस अर्थ में क्या संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या हो गई? ठीक उलट हो गई। अब एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? सारी पावर केंद्र सरकार के पास होती है, वही अपने हिसाब से सारे डिसीजन को लेती है। अब जबकि यहाँ पे क्या व्यवस्था क्या हो गई? जस्ट उल्टा हो गई। संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पे या 3 स्तर पे आ गया। हम लोग ये 3 स्तर का पढ़ेंगे जब हम लोग पंचायत और सेल्फ गवर्नेंस पे आएंगे, तभी यहाँ पे 2 स्तर की बात हो रही है। तो जो पावर दोनों स्तर पे बढ़ गई तो उनको भी अधिकार हो गए हैं, वो भी जो राज्य स्तर पे अपने जो है जो भी काम है, जो भी निर्णय लेने हैं वो अपना कर लेंगे। जो राष्ट्रीय महत्व का निर्णय होगा वो केंद्र सरकार ले लेगी, लेकिन कंट्रोल जो है होता है केंद्र सरकार का ही होगा। केंद्र सरकार के बिना सुझाव के कुछ इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, ना तो अलग हो सकते हैं। संघात्मक में व्यवस्था है, एकात्मक में सारी शासन व्यवस्था सारा पावर के एक ही स्तर पर हो जाता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर बाकी लोग क्या करते हैं? उन्हीं के नियम कानून जो भी बनाएंगे, जो काम कहेंगे वही काम वो करते हैं एकात्मक में। ठीक, इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। वो क्या करेगी? केवल आदेश देगी कि तुम ये काम करो, और वो काम उस हिसाब से करते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में ये अंतर है। पर जो संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार की कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, अब जो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, तो राज्य सरकार के पास अपनी शक्ति होती है और इसके लिए उनकी केंद्रीय सरकार की जवाबदेही नहीं होती है। ठीक है, अपनी शक्ति के हिसाब से काम करेंगे और इनकी जवाबदेही, इनको कोई जवाब जो है केंद्रीय सरकार को जवाबदेही नहीं होती। मतलब क्या हुआ? ये अपने हिसाब से काम करेंगे और केंद्रीय सरकार को इनको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनकी शक्ति अलग होती है, केंद्र सरकार की शक्ति अलग होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। मतलब अगर सरकार जो है राज्य स्तर पर अपना काम अलग कर रही है, तो अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो जनता उनसे पूछेगी जो है, और जो विधानसभा होगी, विधानसभा में जो विपक्ष के लोग होंगे उनसे पूछेंगे, उनके दबाव बनाएंगे कि ये काम नहीं हुआ, या जो भी वो लोग दबाव बनाने का काम करेंगे। वहीं केंद्रीय स्तर में केंद्र सरकार पे भी यही लागू होगा। वहाँ पर भी अगर ये काम नहीं करेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? दबाव बनाएगा, इनसे पूछेगा, इनसे क्वेश्चनिंग करेगा, तो इनकी जवाबदेही बन जाएगी। तो केंद्र सरकार की जो केंद्रीय स्तर पर जवाबदेही होगी और राज्य सरकार की कहाँ होगी? राज्य स्तर पर जवाबदेही होगी। तो सबकी अब इस संघ व्यवस्था की कुछ जो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हम लोग समझने वाले हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। तो ये इम्पोर्टेंट तो यहाँ से हो जाता है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक, अगर पूछा जाए तो संघीय व्यवस्था में मतलब सरकार क्या होगी? 2 या अधिक स्तर वाली होती है। ठीक,
मतलब क्या हुआ, एक केंद्र स्तर पे होती है केंद्र सरकार और बाकी राज्य स्तर पर राज्य सरकार होगी। दूसरा क्या हुआ, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उसका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब अब शासन कहाँ किया जा रहा है, शासन तो देश के जनता पे ही किया जा रहा है। तो मतलब क्या, अलग अलग स्तर की जो सरकार हैं सब नागरिक समूह पे, लोगों के समूह पे ही काम करें। हाँ ये हो सकता है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है, लेकिन लोगों पे शासन किया जा रहा है, लेकिन शासन तो नागरिक समूह पे ही किया करती हैं ये जो भी सरकारें हैं। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। जैसे केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार अपने स्तर पे वो जो है वसूलेगी कर, और राज्य स्तर जो राज्य सरकार होगी अपने स्तर पे कर वसूलेगी। ठीक, उनका अपना कर वसूलने का और उनके प्रशासनिक पावर का अपना सबका अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब वो क्षेत्र जिसमें वो अपने काम को करें, कोई उन पर दबाव ना बने, कोई उन पर हस्तक्षेप ना करे, तो उनका अधिकार क्षेत्र हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट हम देखें तो विभिन्न स्तरों की सरकारों को के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। ठीक, अगर अलग अलग स्तर की सरकार बनेगी तो उनका संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया होगा कि इनका काम ये है, ये चीज़ पे ये लोग काम करेंगे, और इन चीज़ों पे अलग अलग जो है उनका अपना लिखा हुआ, इन चीज़ों पे ये जो है राज्य सरकार काम करेगी और इस स्तर पे केंद्र सरकार काम करेगी। इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। इसीलिए जो कह रहे हैं संविधान क्या करता है, सुरक्षा देता है कि हर स्तर पे और हर अस्तित्व के उनके जो अपने कुछ अधिकार दिए गए हैं उसकी गारंटी, अगर वो नहीं लागू हो रहा है, उनके अधिकार का कोई हनन कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो उसके खिलाफ वो क्या जगह है, न्यायालय जा सकते हैं। ठीक, उसके खिलाफ वो न्यायालय जा सकते हैं कि संविधान में लिखी गई बात को नहीं माना जा रहा है, इसलिए वो जो है वहाँ के उच्च न्यायालय में जाए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय में। अगर कोई जो है केंद्र स्तर का मामला हो तो केंद्र सरकार के स्तर का मामला हो तो जो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अब संविधान के जो मौलिक प्रावधान, ठीक, जो संविधान की जो मौलिक मतलब मूल प्रावधान जो लिखे गए हैं, किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। मतलब क्या हुआ, जो संविधान लिखा गया तो उसमें वो कुछ मौलिक प्रावधान दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, या कुछ मूल जो है ढांचा है संविधान के, उसको जो है अकेले बदलने के लिए केंद्र सरकार आगे नहीं बदल सकती है। ठीक, ऐसा बदलाव जो है दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकता है। अगर कहीं कुछ बदलना है, कुछ चेंज करना, राज्य के अंदर का कुछ हिस्सा इधर उधर जोड़ना है, किसी उसमें जो उससे काट कुछ हिस्से को काट के अलग करना है, या जो भी इस तरीके से कोई भी अगर इस तरीके से है जो मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा हो संविधान को, तो उसके लिए दोनों बैठ के, दोनों स्तर के लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद इस चीज़ों का जो है सलूशन जो है, जब दोनों की सहमत होगी दोनों स्तर की जो है सरकारों की, तभी वो आगे बढ़ाया जा सकता है। अब अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या। ठीक, जो अदालतें हैं मतलब कोर्ट को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार, तो अलग अलग स्तर की जो सरकार है, ठीक हो, की व्याख्या करने का अधिकार, मतलब उसको अच्छे से जो है बताने का अधिकार है कि इसमें क्या कहाँ तक कहा गया, क्योंकि संविधान विशेषज्ञ होते हैं लोग। न्यायालय के जो है हाई कोर्ट के जज हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, जो भी है वो न्यायालय हैं, क्योंकि उन के लोग हैं, उनको जो है कानून की ज़्यादा जानकारी है, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने का काम जो है, उनके अधिकारों की व्याख्या करने का काम जो है संविधान के में अदालतों का है। अगर कोई विवाद होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोर्ट जो है जो उचित व्याख्या उस पर बताएगा और उसमें जो डिसीजन सुना सकता है। या राज्य के स्तर पे विवाद हो तो विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम लोग उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, ये जो निर्णय देगा ये अपना व्याख्या करेगा कि क्यों उसका जो है, अगर जो निर्णय देगा उसका जो है क्लियर आपको जो है व्याख्या बताएगा कि इस चीज़ को क्यों किया गया। अब अगला रहा वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। अब वित्तीय स्वायत्तता मतलब रुपया पैसा, आर्थिक जो है
व्यवस्था जो होगी आर्थिक निश्चित करने के लिए, भाई राज्य अगर चलाएंगे तो उसके लिए खर्चे होंगे राज्य के, राज्य में काम करवाने के लिए, कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए क्या बिना वित्त के, बिना पैसे के काम होगा नहीं। तो उनको वित्तीय सहायता दी गई है निश्चित करने के लिए। विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए। मतलब राज्य सरकार है तो राज्य सरकार को कुछ अधिकार दिए गए होंगे, वो किन किन को जो है किस टैक्स को क्या लगा के पैसा जो है राजस्व जुटा सकती है। वैसे अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत को भी कुछ अधिकार लिखे गए हैं कि अपने अपने स्तर पे क्या करें, पैसे को कहाँ कहाँ से टैक्स के माध्यम से पैसे को का स्रोत निर्धारित है, वहाँ से पैसा जो है वो टैक्स को लगा के पैसा जो है वो ले सकती है। फिर इसी प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। ठीक, अब क्या इस प्रकार अगला पॉइंट इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना। ठीक, इसमें क्या होगा, देश की एकता की सुरक्षा हो, जो सबको अधिकार मिलेंगे तो आपस में कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और विवाद की कंडीशन नहीं आएगी और गृह युद्ध जैसी संभावनाओं से बचा जा सकता है। उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं, तो अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग जो है वहाँ पे जो है जाति है और धर्म है, बहुत सारी विविधताएं हैं। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे मैदान हैं, कहीं पे बर्फ़ पड़ी हुई क्षेत्र हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके से विविधताएं हमें देखने की मिलेंगी। कहीं पे लोग जो है अलग अलग तरीके के स्तर पे अलग अलग जो है, अब हमको उन विविधताओं का क्या सम्मान करना है, मतलब उनको हमें रिस्पेक्ट देना है, वो हमें रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का, आदर सम्मान करने का ये स्तर बनाया गया जिससे सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें रहे, सब लोग उसमें शामिल हों, उनको किसी को एक कटाव ना लगे कि हमें इस देश में कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, जो उत्तर भारत के हो, चाहे दक्षिण भारत के हों, चाहे पूरब के हों, चाहे पश्चिम के हो, सब आपस में साथ मिलके सारी विविधताओं के साथ विविधताओं के होने के बावजूद सब साथ साथ रहें, उनके उनके उसका सम्मान किया जाए। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण, क्या विभिन्न स्तरों की सरकारों, केंद्र व जो सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमत होनी चाहिए। पहली चीज़ कि अगर कोई जो है सत्ता के बंटवारे की बात हो रही, साझेदारी की बात हो रही, जो नियम हैं दोनों जो नियम बनाए जा रहे हैं उस पर जो है दोनों की सहमति हो और इनका एक दूसरे पर क्या भरोसा होना चाहिए। वह केंद्र सरकार राज्य सरकार पे विश्वास करे और राज्य सरकार केंद्र सरकार पे विश्वास करे, तभी आपस में लोगों का मेल जोल अच्छा रहेगा और विवाद होने के कारण कम होंगे। होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, जो जो उनका अधिकार क्षेत्र है वही अपना काम करेंगे, कोई ऐसा काम ना करेंगे जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाए, मतलब वो किसी के एक के अधिकार का हनन हो, कोई दूसरे के अधिकार को छीन रहा हो किस क्षेत्र में। इसलिए सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे तो कोई विवाद की संभावना से हम लोग बच जाएंगे। तो आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, क्या, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। ठीक, क्या होगा, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति होगी, तभी जो है चीज़ें अच्छे से आदर्श संघीय व्यवस्था मानी जाएगी। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। हर संघीय सरकारों में अलग अलग किस्म का होता है। ठीक है, जो अलग अलग किस्म का मतलब अलग अलग संघीय सरकार, अलग अलग देश की संघीय सरकार में व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। ये बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या उस समय की दशा थी जब लोग इसमें जो है शामिल हुए। बहुत सारे ऐसे देश थे, मतलब ऐसे राज्य थे जो किसी और दूसरे जैसे पुर्तगालियों के, फ्रांसीसियों के उसमें थे। ठीक, कुछ अलग जो है थे, इसलिए वो सब उन सबको भारत में जोड़ा गया। तो क्या कंडीशन था, किस शर्तों पे वो आने के तैयार हुए साथ में, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, ऐतिहासिक चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्थापना किन किन ऐतिहासिक संदर्भों से हुई, मतलब किस कारण हुई, ये सब भी हमें जो है देखना पड़ता है, मतलब ये भी इस पर निर्भर होना पड़ेगा। तो संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीक़ों से गठित होती हैं। ठीक, पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। मतलब क्या हुआ,
वजह दो या दो से अधिक राष्ट्र हों, मतलब देश हों, उनको एक साथ मिला के एक बड़ा जो है राष्ट्र बना दिया जाए, बड़ी इकाई गठित कर दी जाए। अब इसमें स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। मतलब क्या, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। मतलब क्या, संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता मतलब ये होता है कि सारा अधिकार आपके पास है, आप अपने देश के भीतर कोई भी निर्णय ले सकते हैं, और सारा निर्णय लेने का अधिकार किसका है? आपके पास है। कोई किसी एक देश आपके ऊपर, कोई बाहरी देश दबाव नहीं बना सकता कि आप इस काम को करो चाहे ना करो। तो ये संप्रभुता होती है। तो अब दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अगर आके मिल रहे हैं तो दोनों अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, मतलब दोनों की संप्रभुता एक साथ हो रही है। तो अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखती है और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता इख्तियार करते हैं। अगर दो राष्ट्र आ रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं, तो दोनों अपने क्या करेंगे, अगर जो आसपास के ही होंगे तो क्या करेंगे, उससे खुशहाली जो है मतलब खुशहाल रहने का प्रयास करेंगे, अपनी सुरक्षा का करेंगे। दो राष्ट्र अगर साथ मिल जाएंगे, सुरक्षा कारणों से भी फायदा हो जाएगा। कहते हैं कि एक से दो भले, मतलब ज़्यादा लोग होंगे सुरक्षित होंगे, और जो है उसके बाद एक दूसरे का सहयोग करेंगे और खुशहाली बढ़ाने का जो है रास्ता जो है उनको मिल जाएगा। इसलिए साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है, जैसे कि बहुत सारे संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र हैं वहाँ पे, और सब मिल के एक साथ में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बनाए हैं। इसे स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे और भी देश हैं, वहाँ पर भी छोटे छोटे इनके और भी देश हैं, जिसको मिला के ये लोग बड़े राष्ट्र बने हुए हैं। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। अब अगर इस तरीके की व्यवस्था कई राष्ट्र आके एक साथ मिलके अगर रहे हैं, जो प्रांतों को समान अधिकार होता है, मतलब जितना पावर केंद्र सरकार की होगी शक्ति, उतना ही राज्य सरकार की शक्ति होगी, और वो केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और उसमें ये भी है, कुछ मामलों में वो केंद्र से ज़्यादा जो है ताकतवर हो जाते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना है। ठीक, देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन करना। अब अगर वही बड़ा देश है तो क्या करेगा, अपनी आंतरिक विविधता मतलब अलग जो है देश के अंदर अलग अलग तरीके के लोग, वेशभूषा, भाषा, रंग, जाति है ना, इससे रह रहे हैं, तभी विविधता को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, राज्यों का गठन करेंगे कि जहाँ पे जिस क्षेत्र में जिस तरीके के लोग ज़्यादा हैं, हम उस राज्य में उन्हीं के आसपास के लोगों को रखने का प्रयास किया जाए। तो राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। तो ये भारत, बेल्जियम और स्पेन में क्या किया, सत्ता का बंटवारा किया गया, मतलब कि राज्य बना दिया गया, प्रांत बना दिया गया, और उनको सत्ता जो है दे दी गई। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है राज्य सरकार से ज़्यादा ताकतवर केंद्र सरकार है। जबकि अगर हम जो इसके पीछे पड़े उन वालों में, वो संघीय शासन व्यवस्था में, जैसे कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह, वहाँ पे राज्य सरकार ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। ठीक, अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे जो है देश हैं, जैसे वो नॉर्थ ईस्ट वाले, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब एरिया जो है, उस एरिया वालों में जो है वो कहीं न कहीं कुछ जो है उनकी भौगोलिक जो है विषमताएँ हैं, बहुत सारी कंडीशन है, वहाँ पे जो चीज़ें बहुत अच्छी ना होने के कारण उनको विशेष अधिकार दे दिया जाता है। कुछ ट्राइबल एरिया हैं, ठीक, ट्राइबल वाले एरिया हैं, जनजातीय एरिया हैं जो भी बहुत पिछड़े हैं, तो उनको क्या करेंगे, विशेष स्थिति में कुछ अलग से अभी अधिकार दे दिए जाते हैं। अब अधिकार क्षेत्र के बारे में लिखा है कि क्या होता है, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, मतलब कानूनी अधिकार हो, उसको जो है अधिकार चाहिए। दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, मतलब कि आपकी जो भौगोलिक सीमा होगी, अपने देश की जो सीमा होगी, भौगोलिक सीमा होगी, उसी के अंदर हम बात करेंगे ना। अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है, या कुछ विषय हैं, कुछ मुद्दे हैं, उसको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अब भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। ठीक, वहाँ पर जो है जबकि छोटे देश हैं, तो एक भारत जैसे विशाल देश में काम कितना मुश्किल होगा
कि भारत तो बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे राज्य हैं, धर्म अलग अलग है, भाषाएं अलग हैं, बहुत से और क्षेत्र भी अलग अलग तरीके से हैं। कहीं पे मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है। तो हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, हमारा देश में सत्ता किस हिसाब से बटी हुई है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब आइए संविधान से शुरुआत करें। जब देश का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत मारकाट मची, बहुत सारे जो है लोग रक्त रंजित विभाजन हुआ था। तो आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। ठीक, उनको भारत में मिलाया गया। आज़ादी मिलने के बाद क्या किया गया, बहुत सारे राजा रजवाड़े थे, उनके क्षेत्र को क्या इसमें जो है सरकार ने अपने उसमें मिलवाया। ठीक, तो भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। मतलब क्या, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा, मतलब यूनियन है। ठीक, राज्यों का, जिसमें कि इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग हो नहीं सकता है, इसमें अधिकार